आज आपको हम इट के बारे में पढ़ाएंगे कि यूज ऑफ इट। जिसकी हिंदी होती है ये, ठीक, यूज ऑफ इट। इट माने ये। ज़्यादातर टीचर इट को कहते हैं कि इसका प्रयोग या तो छोटे जीवों के लिए या निर्जीव के लिए प्रयोग होता है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ है नहीं। मैं आज आपको इस भ्रम से बिल्कुल अलग करना चाहता हूँ कि ये भ्रम बिल्कुल दिमाग से हटा ले कि इट का मतलब निर्जीव के लिए ही प्रयोग होता है, ठीक। क्योंकि देखिए अब हाई स्कूल इंटर में लड़के को यूज सीखना चाहिए, अप्लाई सीखना चाहिए। यूज अप्लाई अगर नहीं सीखता वो फ्यूचर में सफल नहीं होगा। तो इसलिए आपको इसके बारे में हम कैसे समझाएं इसे कि ये हमारा क्या है क्या, और इसका यूज हम कैसे कर। जैसे कि इट माने क्या होता है यह। मैं एक एग्जाम्पल दिया, ये एक पेन है, करेक्ट। अब इसको मैंने दो तरह से बनाया, बता कि कौन सही है कौन। इट इज अ पेन, ठीक। आर लग रहा है क्या? आर लग रहा है तो पी, तो हम वो वाली पी बनाए दे रहे हैं, तो लोग खाता हम। इट इज अ पेन, और फिर हमने लिखा अब दो बने ना, और इसके माने भी यह होता है और इट माने भी। टीचर कहता है कि जहाँ निर्जीव हो, नॉन लिविंग हो, वहाँ इट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे दिस है, ये भी ये है और ये भी ये है, तो पहला गलत है। फर्स्ट राइट या सेकंड राइट? सेकंड राइट। सेकंड राइट में कितने? हैंड अप। सेकंड राइट में 2 और 1 जो है फर्स्ट, ठीक। अब यहाँ पे इट इज अ पेन है और यहाँ है दिस इज अ पेन, तो ये ऊपर वाला गलत होगा। क्योंकि मैं आपसे कहा ना पहले भी कि बुकिश थ्योरी नहीं पढ़नी, अर्थात बुक किताब की थ्योरी नहीं पढ़नी कि इट और छोटी जीवों के लिए। आपको अब प्रैक्टिकल करना है,
प्रैक्टिकल में इसलिए कि इट के डबल रोल हैं, केवल 2 रोल हैं इसके कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। अब एक्चुअल में इट क्या है, दिस क्या है? एक्चुअल में इट क्या है और दिस क्या है? तो इट आपका पेवर प्रोनाउन है। क्या है? पेवर प्रोनाउन। और दिस आपके क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये भी प्रोनाउन का है। यहाँ तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है पेन के लिए, और यहाँ पे इट जो है पेन के लिए ये पेयर प्रोनाउन है, तो काम कर रहा है। तो इट इसलिए यहाँ नहीं कि क्योंकि जब कोई पहली बार कोई चीज़ लिखी जाए, जैसे एक हमने इतना नोट किया, पहले नोट करो इतना। ठीक, नोट कर लिया? इरेज कर दूं? प्लेस कम है इसलिए। अब हम कोई भी लिखेंगे, कार्य करेंगे, तो वो क्या होगा कि डबल क्लाउज में ही हर चीज़ें, कोई आप लेख लिखेंगे तो जैसे एक एग्जाम्पल लिया कि अब मान लीजिए कि हमें मेज़ पे निबंध लिखना है, यह मेज़ की क्वालिटी लिखना, यह मेज़ को हमें बताना है कि मेज़ कैसा है। तो अब हम इस तरह लिखेंगे, इसी को हम आर्टिकल कहते हैं, या ना आर्टिकल कहो तो ऐसे कहोगे निबंध। तो अगर मान लीजिए कि मेज़ पे निबंध लिख रहा हूँ मैं, तो मेज़ पे निबंध लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, बोलो? बिल्कुल इजी है ना। दिस इज अ टेबल। बहुत अच्छे भैया। फुल स्टॉप, क्योंकि पूर्ण विराम लगा है। कहीं ऐसा ना करना कि जैसा कि पढ़ाते हैं टीचर की फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स न लगाया जाए। हाँ, फुल स्टॉप लगा, अब इसके बाद फिर लिख दिया। रेड, फिर लिख दिया। बनी है, या बनती है, तो दिस क्या करेंगे, मेक्स द वुड। तो अब आगे इसको ले या न ले, मैंने एग्जाम्पल दिया कि आगे अगर लिखना है,
पर हमें जो समझाना है वो दो में ही मैं समझा दूंगा। तीसरे की जगह इसलिए लिखा कि अगर इस तरह आपका लिखा आ रहा है हिंदी में तो आप कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो इसको मान लीजिए कि यहाँ हमने बिगाड़ किया और यही चीज़ मैं यही समझा दूंगा। अब ये बताइए कि सही है कि गलत है। गलत है तो क्यों गलत? टेबल गलत है। क्यों? क्योंकि टेबल क्या है, नाउन है, और यहाँ भी नाउन है। ठीक, अब ये नाउन है, यहाँ फुल स्टॉप हो गया। ठीक है, अगर फुल स्टॉप नहीं होता फिर टेबल का प्रयोग करते तो द टेबल कर सकते थे, लेकिन यहाँ हमें द से मतलब नहीं है, उस आर्टिकल नहीं पढ़ा रहा मैं आपको इट का यूज बता रहा हूँ, इट और दिस। तो अब यहाँ पे टेबल लिखा नाउन, तो यहाँ टेबल है। तो जब कभी कोई निबंध लिखा जाएगा तो पहली बार अगर यह आया है तो वहाँ इट का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा। हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लो, वो दिस ही आएगा। करेक्ट। और जब ये दिस किसके लिए प्रयोग हुआ? मेज के लिए। मेज के लिए। अब आगे कह रहा है कि यह एक मेज है और मेज लाल है, तो मेज नाउन और मेज ये, तो इसका क्या हो रहा है? रिपीटिशन। क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है। और इस रिपीटिशन को रोकने के लिए अब यहाँ मान लीजिए कि नाउन न लिख के हम यहाँ लिख देते अगर दिस प्रोनाउन, क्यों कि दिस इज रेड, दिस इज रेड, तो ये दिस है, ये रिपीट हो रहा है, हो रहा है ना। तो हम इस रिपीटिशन को रोकने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग, तो अब हमारा इट इज रेड, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। और ये तो अब समझ में आया, इट दिस ये लिखा हो, आ गया, नोट कर ले। हाँ, कोई अगर समस्या हो तो पूछो। हाँ, मेज की स्पेलिंग नहीं दोबारा लिख सकते? मेज या तो हो ना इट। अब मेज क्या लिखना है? इट क्या है? इट रिपीटिशन को रोक रहा है यहाँ। क्या यह मेज है, तो अर्थात मेजे के बारे में तो इट हुआ। हाँ, चाहे दिस लिखें चाहे टेबल लिखें, दोनों के बारे में इट का ही प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन का रोकता है। ये हुआ आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। और नोट कर लो, कोई समस्या हो विदाउट हिजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के आप लोगों को पूछना है। ठीक, क्योंकि मेरा काम है क्रांति फैलाना, और बच्चे जो भड़क रहे हैं उनको मार्ग में लाना कि ऐसा पढ़ो जो काम आए, ऐसा खाना खाओ जो शरीर में लगे, और जो शरीर में न लगे उसको नहीं खाना चाहिए। जो आपके लिए लाभदायक हो उसको लीजिए, और जो कचरा, वो है नहीं एक हिंदी में कि सार सार को गहिरा है थोथा दे उड़ाए। तो अब आप लोगों को थोथा का मतलब होता है वेस्टेड मटेरियल, जो आपका कचरा है। और सुपे का स्वभाव क्या होता है? बाहर करना, कचरे को बाहर फेंक देना, माल को, सार माने माल को अंदर रख लेना। तो अब आपको कचरा उड़ाना है, और कचरा क्या है वो आप समझ रहे हैं ना, कि ताता थैया हटाना है, इंग्लिश के लिए इंग्लिश की ही पहचान बनाना। ठीक, तो अब इसे इरेज करें।
हाँ, एक चीज़ और इसी में समझा दूँ इरेज करने से पहले, क्योंकि बहुत से टीचर गलती करते हैं। जैसे मैंने कहा यह एक गाय है, गाय सफ़ेद है, अब यह एक गाय है तो क्या बनेगा? दिस इज अ काऊ, फुल स्टॉप। फिर गाय है तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि आपको नहीं मालूम, हमने लिख दिया या काऊ लिख दिया और फिर इट लिख दिया। अब बताओ इन तीन में से कौन सा सही होगा? ईटे वाला बस सही होगा, सी नहीं होगा। लेकिन टीचर लिखाता है, बताता है कि नहीं बताता? बताता है ना, किताब में भी लिखा होता है ना। असंतोष सर क्या कहते हैं कि जहाँ गलत हो तो यहाँ सी केवल पर्सन के लिए, नॉट एनिमल, एलिफेंट के लिए, डॉग के लिए, इनके लिए नहीं प्रयोग करेंगे। कि जैसे यहाँ कह देते ये एक कुत्ता है, कुत्ता चितकबरा है, चितकबरा की होती है स्पॉटेड। तो अब यहाँ पे क्या लिखते कि डॉग है तो ही लिख देते हैं, कुतिया होती तो सी लिख देते। गलत, बिल्कुल गलत। और काऊ तो आएगा ही नहीं, रिपीटेशन के इट, ये भूल गया था। अब देखिए गाय है, काऊ है, कुछ है, इनमें इट का प्रयोग आ रहा है। कहीं मैं निर्जीव का नाम ले रहा हूँ पहले को छोड़ के, तो ये जरूरी नहीं है चाहे निर्जीव आए या सजीव, लिविंग नॉन लिविंग, नॉट इफेक्ट एंड इट, मगर इट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो लिविंग आए तो और नॉन लिविंग आए तो अब इसको भी आपको सूपे रूपी दिमाग से फटक के बाहर कर देना कचरा को। ठीक, चाहे जितने आप बनाए, गाय पे बनाए, हाथी पे बनाए, चाहे स्कूल में बनाए, चाहे जिसमें पहला याद है ना कि पहला यह लिखा जहाँ होगा वहाँ इट से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक, अब इरेज कर दूं। और कोई समस्या इसमें? जहाँ हो तो बिल्कुल निसंकोच पूछना, तब तो मजा आएगा। अरे भाई, अगर हूटिंग ना करे, कोई प्लेयर की हूटिंग ना करे तो खिलाड़ी प्रदर्शन अच्छा नहीं करता है। तो हूटिंग करने के लिए, और कोई होता है कि हूटिंग करो तो नाराज हो जाता है, तो उसका खेल जो थोड़ी बहुत बनता है वो भी चौपट हो जाता है। तो ये है कि देखिए, कोई कुछ भी कहता रहे, जितनी हूटिंग उतना इम्प्रूव, अर्थात जितनी आपकी क्रिटिसाइज की जाएगी, आलोचना की जाएगी, उतना आप आगे बढ़ेंगे। आलोचना नहीं करेंगे, जी सर, हर कोचिंग में जैसे बच्चा करता है जी सर, उसको चाहे कुछ आता हो, क्योंकि बगल वाले से अगर पूछेगा तो कहेगा कि सर बहुत होशियार, चुपचाप सुनो, सर बहुत होशियार है, बहुत अच्छे हैं, और समझ में आया चाहे ना है, सर अच्छे हैं। तो सर अच्छे हैं तो क्या मतलब है? सर देखिए, किसी का रूप रंग देख करके नहीं पढ़ा जाता, रूप रंग देख के नहीं उसकी क्वालिटी को आप आंक सकते हैं।
क्वालिटी लेना है, कुछ करना है तो उसके रूप रंग पे नहीं जाना है, उसकी उम्र और किसी चीज़ पे नहीं जाना है, उसके कपड़े लत्ते पे नहीं जाना है, पहनावे पे नहीं जाना है। उसको जो आपको चाहिए वहाँ वो चीज़ पे जाना है, चाहे वो जैसा हो। हम कहते हैं कुबड़ा है, लंगड़ा है, लूला है, कुछ भी है, अगर वो हमें कुछ दे रहा है तो उसकी उस चीज़ को हमें लेना है, जिससे हमें उसके रूप को नहीं लेना है, ना उसके साथ हमें कोई ऐसे संबंध बनाने हैं कि उसके रूप और कपड़ों पे या उसकी संपत्ति से हमें कोई मतलब है, करेक्ट, न उम्र से मतलब। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ें और सबको कहें। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई देखो और समझो। अब अगला डालिए नंबर 2। तो ये समझ गए ना कि केवल पर्सन के लिए ही सी का प्रयोग करेंगे। कब? प्रोनाउन की जगह इट उट का नहीं करेंगे। अब कॉन्सेप्ट नंबर या कुछ 2 लिखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2 या 2। अब जैसे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये आपसे अगर कोई आप खुद से पूछें कि मैं कौन हूँ या तुम कौन हो, कुछ भी ऐसा अगर हम करते हैं तो अब इसको हम कि मैं कौन हूँ अगर कहें तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? मैं कौन। अब भाई कौन हूँ का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं ना कि ये हमेशा ऑलवेज सब्जेक्ट सर्च, हमेशा सब्जेक्ट की खोज में रहता है। ये सब्जेक्ट की खोज में रहता है, तो इसका मतलब यहाँ सब्जेक्ट मैं नहीं होगा। तो जब मैं नहीं होगा तो अब यहाँ पे हम मैं कौन हूँ का मतलब क्या है? हम अपना परिचय। तो इसको क्या करते हैं इंग्लिश में? परिचय को इंट्रोडक्शन। तो ये इसको इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है हमारा। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है तो इंट्रोडक्टरी हमें सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि आई एम, ये कौन हटा दो, मैं हूँ। तो क्या सेंटेंस पूरा हो गया? ये नहीं हुआ ना, ये गलत हुआ। तो अब हमें, क्योंकि मैंने कौन हटाया, यहाँ कौन इसलिए लिखा था कि मैं की खोज कर रहा है कि मैं कौन हूँ, हाँ? तो वो कहेगा इट इज मी। स्पोकन में इसको इट इज मी बोलेंगे। किसमें? क्योंकि ये फैशन के दौर पे है और फैशन के दौर में गारंटी नहीं होती, और जिसकी गारंटी नहीं होती है तो वो क्या होता है? तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, इसकी जगह सब्जेक्टिव केस आएगा। और ये आय होगा जो हमारी ग्रामेटिकल लैंग्वेज या ग्रामेटिकल अकॉर्डिंग राइट होगा। इट इज आय। ये मेरी बहस हुई थी कानपुर के एक प्रोफेसर से इस बात पे, जब मैं मनोज द्विवेदी की बच्चियों को पढ़ाता था। 11th में थी, पिछले वर्ष की बात है। तो वो भी इंग्लिश के वहाँ डिग्री कॉलेज के थे। तो इनके बाबा जी ने फांसा मुझे इसी तरह, और फांस के बोले कि क्या होगा? तो हमने दोनों सेंटेंस बताए
कि दोनों होंगे, लेकिन ये चलन में है और ये चलन में, ये रिटन में, एग्ज़ाम वगैरह में ये काम करेगा, अब बोलने के लिए ये काम ऐसा नहीं होगा। हमारे रिश्तेदार हैं, डायरेक्ट फ़ोन लगाया कानपुर, फ़ोन लगाया, फ़ोन से बात किया, का बात कराई, बात हमसे किया। हमने उनको जब बताया तो बोले कि हाँ सर सही कह रहे हैं आप। तो हमने कहा कि समझा दीजिए। तो बाबा जी को फ़ोन दिया, तो बाबा जी को बताया, तब से बाबा जी कहीं भी यहाँ मिल जाते। वो रिटायर्ड संस्कृत विद्यालय के टीचर, वो कहीं भी मिल जाते हैं, बहुत बुज़ुर्ग हैं। अरे लम्बरदार रुकिए, उनको ये हो गया कि नहीं वास्तव में क्वालिटी वाले टीचर। हाँ, एक बार जज आए थे उनके घर, उनके रिलेटिव, उन्होंने पूछ लिया था अपनी कि तुम्हें पढ़ाता कौन है, पता? तो बोले कि बताओ कि ये जो क्या कहा था कि ये कितने होते हैं हमारे वेद पुराण, वेद पुराण कितने होते हैं, वेद पुराण सब टोटल कितना होता है? जज तो उन्होंने कहा 4 वेद बताया 4। तो बोले कि सर को बुलवाइए। अब वो बाहर बैठे थे, हम अंदर, हमें बुलाया। तो हमने बताया कि 22। तो बोले कि ठीक है सर जी आप जाइए। हम चले आए। अब क्योंकि वो जज था तो उसकी हैसियत अलग होती है भले, लेकिन उन्होंने जज जैसा मेरे साथ बर्ताव नहीं किया, एक घरेलू बर्ताव कि सर आप जाइए। और फिर गार्जियन से कहा था कि सर ने बिल्कुल सही आंसर दिया। 18 पुराण 4 वेद कितने हो गए? कहा उन्होंने टोटल बता दिया। बंद है क्या, खुला होगा? हाँ कि यहाँ पे हमारा ये होना चाहिए। अब मैं अब इसी पे है, जैसे इसका अब ये हमेशा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आता है। सेकंड कॉन्सेप्ट है, सेकंड कॉन्सेप्ट है कि ये इट सब्जेक्ट की जगह आता है। कौन से? उसमें इंट्रोडक्टरी के रूप में आता है। अब इसको इरेज कर दें, एग्जाम्पल देखिए बताएं। स्ट्रक्चर इसका लिख ले। इट प्लस इज ऑब्लिक वाज प्लस नाउन सब्जेक्टिव केस। ठीक, हाँ जो पहले बताया था उसी में से। अब इसमें देखिए एक चीज़ ये है कि हमेशा इट क्या आएगा, वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिख दिया पहले एग्जाम्पल। अब नाउन का मतलब समझ रहे हो ना, कि नाउन जो यहाँ पे आएगी, जैसे कि राम आ गया तो क्या हो जाएगा, ही। राम अगर कोई भी नाउन आए तो पर्सन में, तो उसका ही सी अगर जेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये है यहाँ पे लिखा है। तो इसी तरह अब जैसे कि यहाँ पे हम लिखे कि इट इज दे, इट इज दे लिखा है, तो यहाँ प्लूरल है ना, पर यहाँ वर्ब क्या होगी,
सिंगुलर ही हुए। इट लगेगी या पास्ट में वो तो बाद लगेगी। फ्यूचर में फ्यूचर में कोई क्या है, यही लगती है। प्लूरल होती है भैया, B1 लगती है। B1 क्या होता है, प्लूरल तो प्लूरल लगेगी इट के साथ। सिंगुलर लगे। भले ही इसके साथ पे यहाँ पे हमारा नाउन सब्जेक्टिव केस सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, लेकिन इट के साथ इज लगेगा। ठीक, चाहे कुछ भी लिखा हो, चाहे यू लिखा। अब जैसे इट इज यू लिखा कि इट आर यू लिखूंगा, लेकिन देयर जो होता है वो भी इंट्रोडक्टिव होता है, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं कब इज लेता है कब आर लेता है। इसलिए उसको मैं अपने व्यवहारिक भाषा में उसको आवारा कहता हूँ। हैं, आवारा वही है जिसकी बात का कोई विश्वास न हो। हैं कि जैसे हम आपसे कहें कि चलो तुम इतने पैसे देना, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कुछ दिन इंग्लिश पढ़ाया और इसके बाद जितनी आती थी, इसके बाद मैंने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया। तो आप क्या सोचेंगे कि ये आवारा टीचर है क्या? पढ़ने आते हैं इंग्लिश तो कुछ दिन तो पढ़ाया है इंग्लिश, अब इसके बाद जियोग्राफी पढ़ा रहा है, कभी साइंस पढ़ा रहा है। तो ये क्या होता है, इसको आवारा ही तो बोलेंगे व्यवहारिक भाषा में। तो इस तरह से ये हुआ। और अब यहाँ तक हम आज बनाएं, और इसके आगे अब हम बताएंगे कि खाली ये तो ये हुआ। अब ये तो अधूरा है ना, क्योंकि मैं अधूरा सेंटेंस नहीं पढ़ाता। इसके बाद अब अगला क्लाउज हमें जैसे जोड़ना है, अगला क्लाउज जोड़ना। क्या इतने में काम चल जाएगा क्या? हाँ, कि इसकी हिंदी अगर पूछो तो क्या होगी? अगर कोई पूछ ले कि इट इज डे की हिंदी क्या है, अरे है तो, पर सेंटेंस को अगर पूछे कि इसका अर्थ बताओ क्या है, इसका क्या सेंस निकल रहा है? वे लोग तो हैं, वे लोग तो हैं। अब आगे जिन्होंने या जिसने हमें मार्ग भटकाया था, वे लोग हैं, या हम वो लोग हैं, या तुम लोग हो। कुछ भी अगर ये इतना है तो इसके आगे जब जोड़ेंगे तो कंजंक्शन लेंगे, हैं, और कंजंक्शन लगा करके और फिर आगे स्ट्रक्चर से हम बनाएंगे। ये मैं कल बताऊंगा। ठीक, इसके बारे में कि अब आगे इसके जोड़ करके कैसे हम बनाएंगे तो हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा। ओके, थैंक यू।